आज के मेहमान। अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम् अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम् आनन्द मङ्गल मङ्गलम् आनन्द मङ्गल मङ्गलम् हितप्रियं भारत भारतम् हितप्रियं भारत भारतम् स्वागतम् शुभ स्वागतम् अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम्। दो लफ्जों की है दिल की कहानी, या है मोहब्बत या है जवानी। आज के मेहमान इस कार्यक्रम में आइए सुनते हैं। मेरी मेरी कहानी है बारिशों का पानी बनके जो इश्क बरसे तेरी मेरी कहानी। लेखक और संगीतकार मनोज संतोषी से जी श्याम की बातचीत। श्रोताओं नमस्कार। आज स्टूडियोज में हमारे साथ एक यूं कहना चाहिए कि लेखक हैं, और लेखक जो होते हैं वो तमाम किरदारों को किसी भी या तो उपन्यास के लिए या सीरीज के लिए या फिल्मों के लिए जब लिखते हैं तो तमाम किरदारों को जो है वो इमेजिन करते हैं, उसके बारे में सोचते हैं और उसको फिर एक मूर्त रूप देते हैं जो पर्दे पर हमें नजर आता है या उसे हम पढ़ते हैं। आज एक ऐसे ही लेखक जो हैं वो स्टूडियोज में उपस्थित हैं और ये बहुत फेमस है। इनका एक सीरियल है जो बहुत लोकप्रिय हुआ है, वो कौन सा है उसके बारे में भी बात करेंगे और भी बहुत सारी बातें उनसे जुड़ी हुई हम करेंगे। लेकिन फिलहाल मैं यहाँ पर मनोज संतोषी जी का स्वागत करते हुए उनसे सिर्फ इतना ही पूछना चाहता हूँ कि भाभी जी घर पर हैं? जी नमस्कार सर। नमस्कार। और मेरी बड़ी खुशनसीबी है कि मुझे आपने आकाशवाणी जैसे बहुत बड़े मंच पर, मतलब कहेंगे कि इसको दुनिया का सबसे बड़ा मंच में मानता हूँ, क्योंकि हम जब बचपन में हमने गाने और चीज़ें सुनना शुरू किया तो आकाशवाणी ही सबसे बड़ा माध्यम था। हम जितने भी म्यूजिक सिंगर थे, म्यूजिक डायरेक्टर थे, सबके जो वो फरमाइशी प्रोग्राम हो या अन्य बेला के फूल कार्यक्रम हो या हवा महल हो या बहनों का कार्यक्रम हो या कृषि दर्शन हो, तो वो सारे के सारे प्रोग्राम मुझे बहुत अच्छी तरह से याद हैं। और जो वैरायटी आकाशवाणी में देखने को मिलती थी, क्लासिकल म्यूजिक से लेकर के लाइट म्यूजिक तक, क्षेत्रीय म्यूजिक तक, इंटरनेशनल म्यूजिक तक, सारे म्यूजिक जो है वो उनका समावेश आकाशवाणी में देखने को मिलता था। तो मैं बहुत तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे इतने बड़े मंच पर बुलाया। मेरी कोई ऐसी हैसियत नहीं है वैसे। यहाँ पर श्रोताओं आपको एक बात बतानी जरूरी है, जो मनोज जी हैं ये रेडियो से भी जुड़े रहे हैं, आप इस बात को क्यों छुपा रहे हैं? 3 महीने के लिए मैं आकाशवाणी में मैंने मुंबई के चर्च गेट में मैंने, और ये विविध भारती है जी आपके लिए। हाँ। तो सईद राही साहब के साथ मतलब मैं वो थे बॉस, और हम वो जैसे जैसे बोलते थे भाई ये रिकॉर्ड बजाना है और ये इसको निकालिए और उसको सुनिए, चेक करिए इसको, तो वैसा कुछ किया करते थे हम लोग। इंटर्नशिप जो थी आपकी वहां से शुरू हुई? जी सर, यूं कह सकते हैं बिल्कुल आप। और सही मायने में मुझे वहां से जो मेरी कहूँगा कि स्कूलिंग जो कह सकता हूँ मैं, और वहां पे मुझे बड़े आर्टिस्टों को सुनने का मौका मिला। मेहंदी हसन खान साहब को मैं नहीं जानता था उससे पहले, लेकिन वहां पे मुझे पता चला कि बड़े गजल सिंगर हैं मेहंदी हसन खान साहब, तो वहां से मेरी शुरुआत मैं कह सकता हूँ। इसमें कोई दो राय नहीं है कि विविध भारती आकाशवाणी ये एक ऐसा मंच है जो हमें अपनी संस्कृति से जोड़ता है, अपने लोगों से जोड़ता है, अपने जीवन की बातों से जोड़ता है, और इस जुड़ाव को आपने महसूस भी किया है। और आज जब आप इतने लोकप्रिय लेखक के रूप में जाने जाते हैं, भाभी जी घर पर हैं इस सीरियल से, इसके बारे में हमें कुछ बताइए। सर देखिए, मैं जब बॉम्बे आया था तो मैं सिंगर बनना चाहता था। अच्छा। तो ऐसा लोग कहते थे कि मेरी आवाज बहुत अच्छी है, और तो जब मैंने यहाँ कोशिश करना शुरू किया तो मैंने देखा कि मुझसे बड़े बड़े लोग, बड़े काबिल सिंगर जो हैं पहले से मौजूद हैं, तो मैं उनके सामने काफ़ी अपने आप को छोटा पाया। मैंने कह सकता हूँ कि मैंने फिर आगे कोशिश नहीं की, वो कोशिश मेरी बेकार चली गई। तो जो सीखा हुआ संगीत था, रुचि जो थी सर वो सुनने तक बरकरार रही।
उसके बाद में मैंने मतलब गाना गाऊंगा ऐसे ख्वाब मैंने पालने बंद कर दिए, क्योंकि मैंने देखा कि एक से एक गलेबाज, एक से एक क्लासिकल सिंगर, एक से एक उस्तादों से सीखा हुआ बंदा है जब यहाँ पे स्ट्रगल कर रहा है, तो मैं तो कुछ भी नहीं था उनके सामने। मैं तो सुन सुन के सीखा था। लेकिन इस दौरान क्या हुआ कि बॉम्बे आ गया था। बॉम्बे एक बार आ जाते हैं आप तो फिर जाने की इच्छा नहीं होती है, कुछ तो करने का मन करता है। मेरे साथ भी वही हुआ। हालांकि मेरे ब्रदर भी बॉम्बे में पहले रहते थे, तो हर परिवार का एक ये रहता है कि भाई बच्चा जो है वो बिगड़े नहीं। फिल्मी लाइन को बिगड़ना बोलते हैं पुराने जमाने के लोग, तो उन्होंने कहते हैं कि भाई तुम जॉब वगैरह करो और ये फिल्मी लाइन के चक्कर में मत पड़ो। अच्छा, हमें तो इसकी लत कहें तो ज्यादा बेहतर होगा कि लग गई थी कि नहीं हमें तो कुछ करना है। और हुआ यूं कि हमने घर छोड़ दिया भाई साहब का, और फिर स्ट्रगल शुरू हो गया। तो अब सरवाइव करने के लिए हमें कुछ तो चाहिए था। मैंने कहा अगर सिंगर भी बनना है मुझे, तो मुझे रहने के लिए, खाने के लिए कुछ ऐसा जुगाड़ करना पड़ेगा इससे। तो फिर एक हमारे दोस्त थे, हमारे रूममेट भी थे और दोस्त भी थे, तो उन्होंने हमसे कहा कि अशोक पटोले साहब को जरूरत है एक बंदे की जो उनकी लिखी हुई चीजों को फेयर कर सके। अच्छा। हाँ, वो एक शो लिख रहे हैं। और वो जो मेरे दोस्त थे वो थे बृजमोहन पांडे। बृजमोहन पांडे साहब जिन्होंने शक्तिमान सीरियल लिखा था दूरदर्शन के लिए। तो हम लोग साथ में ही हम लोगों ने स्ट्रगल शुरू किया था। तो उन्होंने कहा कि अशोक पटोले साहब को एक ऐसा बंदा चाहिए जो उनकी फेयर कर सके। और उस टाइम पे जो है वो उतना कंप्यूटर पे टाइपिंग करने का उतना चलन नहीं था, हाथ से ही हम लोग लिखते थे। तो मैं अशोक पटोले साहब के यहाँ पे बतौर, मैं कहूँगा कि उनकी नकल करके उसको फेयर राइटिंग के तौर पे, क्योंकि हिंदी भी मेरी ठीक ठाक थी, तो अब ऐसा करते करते मैं कब राइटर बन गया मुझे पता ही नहीं चला। फिर इतने लोकप्रिय हो गए आप। ये तो सर माँ का आशीर्वाद है, बुजुर्गों का आशीर्वाद है। उसके बाद में ये हुआ सर कि अशोक पटोले साहब के यहाँ जब सीख लिया तो अशोक पटोले साहब ने मुझे खुद मौके देने शुरू किए। उन्होंने कहा मनोज ये सीन लिखो। फिर वो मुझे एज ए असिस्टेंट नहीं बल्कि एक स्टूडेंट की तरह सिखाते थे। बहुत ही अच्छे इंसान और बहुत प्यार करते थे। और उन्हें पता नहीं क्यों ऐसा लगता था कि तुम बहुत बड़े राइटर बनोगे। जब वो ये शब्द कहते थे ना तो मैं थोड़ा सा पहले तो दुखी हो जाता था। मैंने कहा मैं आया तो सिंगर बनने था, लेकिन चूंकि अब राइटिंग के जरिए मेरा फिर अच्छा होने लगा, पैसे ज्यादा मिलने लगे। मेन तो सर्वाइव वाला मसला होता है। तो सर्वाइव अगर आप अच्छे से कर रहे हैं तो फिर वो चीज छोड़ने का मन नहीं करता है। उस चीज छोड़ना बड़ा रिस्क हो जाता है। म्यूजिक में तो मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, तो मैं क्या करूं। तो मैंने उसी को साधना शुरू कर दिया फिर। और फिर वहां से मुझे एक प्रोडक्शन हाउस था, वहां मुझे बतौर जो उनके होम प्रोडक्शन के शोज आते थे, छोटे छोटे कुकरी शोज हो ये। अच्छा। तो सब टीवी में इन हाउस राइटर के तौर पे मैं वहां पे मैंने ज्वाइन किया। शुरुआत मैंने वहां से की। वहां पे कुकरी शोज के छोटी छोटी स्किट्स होती थी, वो लिखता था मैं। और फिर अशोक जी मुझे अप्रिशिएट करते थे कि मनोज लिखते रहो लिखते रहो लिखते रहो। तो ये सब चल रहा था। इस दौरान मैं अशोक जी को भी मैंने छोड़ा नहीं था, मैं उनके पास भी जाता था क्योंकि उन्हें मेरी आदत थी और मुझे उनकी आदत थी। क्या बात। उसके बाद फिर एक यस बॉस नाम का शो अशोक जी ने लिखना शुरू किया था। मैं उनके साथ ही था उसमें। उसके डायरेक्टर थे मिस्टर राजन वागधरे साहब, बहुत बड़े टेलीविजन के डायरेक्टर हैं वो शो जब शुरू हुआ तो बड़ा अच्छा हिट हो गया। तकरीबन नहीं तो 200 एपिसोड उसके कंप्लीट हो चुके थे। टीवी पे ही ऑन एयर चल रहा था। 200 एपिसोड के बाद में अशोक पटोले साहब को ऐसा महसूस हुआ कि वो शो उन्हें छोड़ देना चाहिए। अच्छा। शो अच्छा चल रहा था, सारे लोग घबरा गए क्योंकि एक शो से तकरीबन 80-90 लोगों की रोजी रोटी जुड़ी रहती है। तो वो शो अगर यूं ही बंद हो जाता, जबकि अच्छा खासा चल रहा था, चैनल नहीं चाहता था कि वो शो बंद हो। उन्होंने कहा कि पटोले साहब आप नहीं लिख रहे हैं, तो डायरेक्टर साहब ने उनसे कहा तो आप नहीं लिख रहे हैं तो आपका जो चेला है मनोज संतोषी, उससे ट्राई कर सकते हैं। राजन वागधरे साहब ने कहा। बोले बिल्कुल, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। उन्होंने मुझे फोन किया, बोले भाई देखो एक बड़ी जिम्मेदारी है, मुझे पूरा विश्वास तो है तुम्हारी काबिलियत पे कि तुम ये कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। मैंने कहा सर आप हुक्म कीजिए। बोला यस बॉस शो तुम्हें लिखना है, और देखो इतना याद रखना कि अगर तुम लिखोगे तो 80-90 लोगों की कुछ दिनों तक या कुछ महीनों तक के लिए या कुछ सालों तक के लिए रोजी रोटी कायम रहेगी, चलती रहेगी, अदरवाइज लोग परेशान हो जाएंगे। तो मैंने कहा सर बिल्कुल मुझे भी जरूरत है रोजी रोटी की, उनमें से मैं भी एक हूँ। तो मैंने सर वो शो जब लिखना शुरू किया तो उसके फिर मैंने तकरीबन 700 एपिसोड का इजाफा और किया मैंने, तो 900 एपिसोड पे बंद हुआ। 200 हो चुके थे और उसके बाद आपने 700 और लिखे एपिसोड्स और लिखे। जी जी जी। मतलब आप मेगा
राइटर कह सकते हैं आप। और अभी भी जो शो है जिसकी बात हम कर रहे थे, हम ऐसा करते हैं कि शो की भी बात करेंगे, स्कूलिंग की भी बात करेंगे, आपके अपने घर परिवार से लेकर आपके बचपने की भी बात करेंगे, लेकिन फिलहाल हम बात करेंगे संगीत की, जिसमें आपकी सबसे ज्यादा रुचि है। जी बिल्कुल सर। आप निश्चित रूप से अच्छा गाते हैं, हम आपका गीत भी सुनेंगे, आपकी आवाज में ही सुनेंगे, लेकिन फिलहाल हम चाहते हैं कि आप अपनी पसंद का कोई ऐसा गीत अपने श्रोताओं को सुनाइए जो आपको सुन रहे हैं, हमें सुनाइए। बिल्कुल सर, मेरे चूंकि ऑल टाइम फेवरेट पे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी हैं, तो मैं उनका ही एक गाना है शीशा हो या दिल हो, मैं बहुत सुनता हूँ, आखिर टूट जाता है। शीशा हो या दिल हो, शीशा हो या दिल हो, आखिर टूट जाता है, टूट जाता है, टूट जाता है, टूट जाता है, लब तक आते आते हाथों से ताहर छूट जाता है, छूट जाता है, छूट जाता है, शीशा हो या दिल हो, आखिर टूट जाता है। काफी बस अरमान नहीं, कुछ मिलना आसान नहीं, दुनिया की मजबूरी है। बैठे थे किनारे पे मौजों के इशारे पे, बैठे थे किनारे पे मौजों के इशारे पे, हम खेले तूफानों से, इस दिल के अरमानों से, हमको ये मालूम न था कोई साथ नहीं देता, कोई साथ नहीं देता, माझी छोड़ जाता है, साहिल छूट जाता है, छूट जाता है, छूट जाता है, शीशा हो या दिल हो, आखिर टूट जाता है, टूट जाता है, टूट जाता है, टूट जाता है, शीशा हो या दिल हो। श्रोताओं, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का। मनोज संतोषी जी अपने बारे में बता रहे हैं और बड़े ही विस्तार से और बड़े ही इत्मीनान से बता रहे हैं। फिलहाल मनोज जी, हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं कि आपने 700 एपिसोड जो हैं वो यस बॉस के और ऐड कर दिए जी। उसके बाद सर एक ऐसा दौर आया कि उसके बाद एक यस बॉस के दौरान ही एक शो और मिला, जिसका नाम था ये चंदा कानून है। अच्छा। वो कोर्ट रूम कॉमेडी थी, उसमें चंदा रानी नाम की एक एडवोकेट जी। थी, जिसपे जज साहब जो है वो मतलब बड़े पसंद, बड़े खुश रहते थे उनसे। अच्छा। तो इस वजह से उसका जो टाइटल रखा गया था वो था ये चंदा कानून है। तो वो शो तकरीबन हमने
250 एपिसोड उसके लिखे। मतलब जो चंदा जी चाहती थी वही होता था। अरे जी, जी, वाह, जी, क्या जी, बात जी, है। ये जो आइडियाज हैं जी। ये इस तरह कैसे आते हैं, और खास करके जो हास्य प्रधान जी। है, व्यंग्यात्मक जो है, हासिल करना बड़ा कठिन होता है, और ये पैनी नजर भी होनी चाहिए उसके लिए। बेशक। ये नजर आपने कैसे तराशी? ये मेरी स्कूलिंग एक्चुअली कॉमेडी से चुकी हुई। अशोक पटोले साहब हमेशा कॉमेडी ही लिखते थे, और जो श्रीमान श्रीमती से मेरी शुरुआत हुई, हालांकि एक सीरियल उनका पे हसरतें नाम का एक शो भी आता था, उसमें भी मैं जुड़ा हुआ था, लेकिन ज्यादा मुतासिर हुआ उनके कॉमेडी लिखने के अंदाज से, क्योंकि पंच कॉमेडी को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है। जब श्रीमान श्रीमती, ऑल द बेस्ट, तेरी भी चुप मेरी भी चुप, इस तरह के शोज मैंने उनके साथ बतौर असिस्टेंट मैंने उनको असिस्ट किया ऐसे शोज में, तो मेरी जो स्कूलिंग थी वो बिल्कुल कॉमेडी की सोच हो गई मेरी वैसे। फिर मेरा रुझान जो है वो कॉमेडी की तरफ ही बढ़ गया। कॉमेडी कैसे आप मतलब क्रिएट कैसे कर सकते हैं जिससे लोग हंसे भी और बुरा भी ना माने? ये सर, इसका भी एक वजह है कि हम दुनिया को बड़ी मजाक की नजरों से देखते हैं। अच्छा। एक्चुअली क्या होता है कि देखने के दो नजरिए होते हैं हर इंसान को। बताइए। जैसे एक पुरानी कहावत है कि कोई देखता है कि भाई आधा गिलास खाली है, जी जी, और आधा भरा हुआ ये है। आशा निराशा। हाँ, तो वैसा ही कॉमेडी का है कि अगर कोई गमगीन बात भी चल रही है, कहीं कोई गमगीन किस्सा अगर वहां हो गया है, कुछ ऐसे हालात पैदा हो गए हैं, वो ठीक है, हम उस नजरिए से तो देखते ही हैं। हाँ, वो पूरी दुनिया देखती है। जैसे कि कोई बंदा है बेचारा, अगर वो जा रहा है तो केले के छिलके पे उसका पैर पड़ता है और फिसल जाता है, गिर जाता है। ट्रेजेडी तो उसके साथ हुई है। अगर हम कहेंगे अरे अरे बेचारे को लग गया, और चोट भी लगी उसको, चोट भी लगी, लेकिन हम अगर देखेंगे कि उसको ऐसे करके कुछ ऐसे गिरा, तो उसके जो मूवमेंट्स आए, तो वो जब गिरा उसमें, तो फिर उस पर कॉमेडी भी निकल आती है, अगर आप उस नजर से देखें, उस नजर से देखते हैं आप। हाँ। ये आपने इसको डेवलप करना शुरू किया फिर इसी को नजरिए से। और दूसरा क्या हुआ सर कि अशोक पटोले साहब के अलावा मेरे जो तजुर्बात रहे हैं, मैं लोगों से मिला, उमर शरीफ साहब से मेरी मुलाकात हुई। इतना बड़ा कलाकार मैंने कॉमेडी का देखा नहीं, सही कहूँ। मोइन अख्तर, इनसे मैं बड़ा मुतासिर हूँ। इंटरव्यू लेने का और उनका जवाब देने का, उनका शोज, क्या बात है, क्या शोज है, क्या बहुत लाजवाब। तो उनसे मैं बड़ा मुतासिर रहा, उनकी चीजें मैंने बहुत देखी, उनके ड्रामेज बहुत देखे, उनके टेलीविजन शोज वगैरह देखे मैंने, बकरे किश्तों पे देखे मैंने। प्रोग्राम आता था टेढ़ी बात, उनके कई सारे ड्रामे थे उनके, वो मैंने देखे मोइन अख्तर साहब के। वहां मुझे इस चीज का एहसास हुआ कि कॉमेडी ऐसे भी होती है। उनके कॉमेडी के अंदाज बड़े अलग थे, और अलग अलग। तो मैं जब उमर शरीफ साहब से मिला, तो मैंने उनसे पूछा, कोई बच्चा जब मिलता है किसी उस्ताद से, तो मैंने कहा सर कॉमेडी कैसे क्रिएट की जाती है? तो मैं उनकी जबानी आपसे कह देता हूँ। तो उन्होंने कहा कि देखिए, हर चीज को ना आप बिल्कुल मजाकी अंदाज में देखना शुरू कर दीजिए दुनिया को, तो आपको कॉमेडी नजर आएगी। और अगर आप गम की नजर से देखेंगे, सीरियस हो जाएंगे, अगर सीरियस नजर से देखेंगे तो सीरियस नजर आएगी। बिल्कुल। तो आपका नजरिया वैसा होना चाहिए, तो कॉमेडी आपको वहां से मिल जाएगी। क्या बात है। हम यही सोचते थे कि लिखना तो एक बात है कि हम कुछ भी डिटेल लेकर लिख देते हैं, लेकिन कॉमेडी उसमें से ढूंढना, उस नजर से देखकर ढूंढना और फिर उसे लिखना, जो ये पंच कॉमेडी जो आपने कहा, इसके बारे में भी थोड़ा हमें बताइए। ये जो इंट्रोड्यूस किया जो जी अशोक पटोले साहब ने, मतलब पंच कॉमेडी का एक खासियत ये होती है कि आप कन्वर्सेशन करते 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 आ रहे हैं, और लास्ट में एक खड़ाक से पंच और एक रिएक्शन आया सामने वाले का, वो उस पर पंच पड़ा लास्ट में। हाँ जी। तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, बैड एग्जाम्पल, कि मतलब बीवी ने कहा, अजी सुनते हो, ये पुराना है काफी, अजी सुनते हो, तो हस्बैंड बोला, हमेशा सुनता ही तो रहा हूँ। तो ये पंच क्या बात है। तो ये इतने से में आपने बहुत ये है तो पंच कॉमेडी, ये पंच कॉमेडी जो आजकल हम देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा इस्तेमाल भी हो रही है, रील्स में भी हो रही है। रील्स में तो बहुत ही ज्यादा हो जाती है, बहुत ही कम समय में जो है ये पंच कॉमेडी नजर आती है। और सीरियल्स में भी, सीरियल रहता है तो उसे हम थोड़ा आगे बढ़ा सकते हैं, एक्सपेंड करके, फिर हम वो पंच मार सकते हैं कॉमेडी का। ये बात फ्रेंड आते हैं आपके स्टैंड अप कॉमेडीज वगैरह, उसमें ज्यादा इस तरह की कॉमेडी मैं लिख रहा हूँ, वो पंच कॉमेडी नहीं है, कन्वर्सेशनल कॉमेडी है, जिसमें वार्ताएं होते रहती है, उसके बीच में से जो उसके बीच में कभी कभार एक ऐसा आया तो हल्की सी हंसी निकली। तो पंच कॉमेडी में और कन्वर्सेशन में कुछ उसमें लोग मजा लेते रहते हैं, मजे लेते रहते हैं। हाँ। और फिर हैबिट वो
दरअसल ये बेलें नहीं, ये में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है। दिन के वक्त जब ये फुहारे... क्यों कर रहे हो? कहाँ आ पाऊंगी मैं दिन में? ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता। ये तो रोज निकलता होगा। हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी। 9 बरस लंबी थी ना। श्रोताओं, आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हमारे स्टूडियोज में मनोज संतोषी जी हैं। संतोषी जी, आपका भी एक बार फिर से हम स्वागत करते हैं। थैंक यू। और बचपन की पसंद का ये गीत हमने अपने श्रोताओं को सुनाया और आपको भी सुनाया। आपको अच्छा लगा होगा, अब हमें भी और अच्छा लगेगा। खास करके मुझे, जब मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ तो मैं सामने आपको सुन पाऊंगा। श्रोताओं, यहाँ मैं बताना चाहूंगा आपको कि कुछ सीरियल्स में और फिल्मों में जो है आपने संगीत दिया है। एक संगीतकार के रूप में भी आपने काम किया है, क्योंकि इनकी गायकी में रुचि थी। ये गायक बनने ही जो है मुंबई आए थे और इस क्षेत्र में, खास करके फिल्म के और टेलीविजन के क्षेत्र में, ये अपने आप को एक गायक के रूप में स्थापित करना चाहते थे। निश्चित रूप से आज का ये जो समय है, ये अवसर हमें चूकना नहीं चाहिए। हमारे सामने एक ऐसे गायक और संगीतकार हैं जिन्होंने फिल्मों में भी दिया है संगीत, सीरियल्स में भी दिया है, और वो गाते भी बहुत अच्छा है। तो आप कुछ गाकर सुनाइए। सर, थैंक यू। मैं गजलें ज्यादा सुनता हूँ, तो एक गजल, इजाजत हो आपकी तो गजल गुनगुना। बिल्कुल, इरशाद। गजल जो है वो मुझे अचानक से अभी यूं ही याद आ गई, तो मैं गुनगुना रहा हूँ। ये आप सारे गजल जनाब हरिहरन साहब की गजल है, आशा भोसले जी ने गाई है। लोग कहते हैं अजनबी तुम हो, लोग कहते हैं अजनबी तुम हो, अजनबी मेरी जिंदगी तुम हो, लोग कहते हैं अजनबी तुम हो। क्या बात है सर, क्या बात है, गजब, बहुत अच्छा। थैंक यू सर। मुझे लगता है आपको गायक बन जाना चाहिए। बस जो माँ चाहती हैं वही होता है। वो हमेशा बच्चों के बेहतरी चाहती है। जिस मुकाम पर आप हैं, ये बेहतरीन मुकाम है। इसके आगे भी आपके पास पूरा भविष्य है और आप बहुत अच्छा कर रहे हैं और आगे भी बहुत अच्छा करेंगे। लेकिन एक बात तो है, ये कंट्रास्ट देखिए श्रोताओ, कंट्रास्ट को आप महसूस कीजिए। कॉमेडी सीरियल लिखने वाले, उसके लिए लोकप्रिय होने वाले, इनकी पसंद क्या है? गजल। जी वाह। और गाते किस तरह से हैं, देखिए संजीदगी देखिए गाने की, क्या बात है। बैलेंस कैसे? पूरे जीवन में हर जगह तो ऐसा है नहीं, कई ऐसी परिस्थितियां स्थितियां अपने साथ भी होती हैं, अपने लोगों के बीच में भी होती हैं। तो क्या आप वहां पर भी कॉमेडी ढूंढते हैं या फिर उस समय में कुछ मैनेज कैसे करते हैं? बतौर कॉमेडी राइटर तो मैं अपना दिमाग जो है खुला रखता हूँ हमेशा, जब जहाँ भी जाता हूँ तो जो किरदार मुझे दिखाई देता है, जैसे अगर आप भाभी जी घर पे हैं में जो भी किरदार आप देख रहे हैं, ये सारे के सारे रियल किरदार हैं। ये हमारे गांव के हैं। मनमोहन जी का, मनमोहन तिवारी, बिल्कुल हर शख्स में मनमोहन तिवारी है, हर शख्स में विभूति नारायण मिश्रा है। हाँ जी। हर गली मोहल्ले में टीका टिल्लू मिल जाएंगे, अमल खान भी मिल जाएगा आपको, और भाभी जियां तो मिल ही जाती हैं। मतलब जो है एक जो किरदार है अंगूरी भाभी का, ये हमारे गांव में एक ऐसी पर्सनालिटी थी, बड़ी मासूम और बड़ी खूबसूरत लेडी थी, उनका नाम भी अंगूरी था। अच्छा। तो वो जब भी उनके घर पे कोई आता था ना,
तो झूठ मूठ को ही अगर आ गया कोई बंदा तो उसको बिना खाना खाए जाने नहीं देती। और बातें उनकी बड़ी मतलब बौड़मपने की हुआ करती थी, तो वो किरदार मैंने वहां से उठाया। लिया आपने, हाँ। और उनका वो डायलॉग तो बहुत फेमस है। तो सही ये पकड़े हैं। नहीं, ये डायलॉग आपने कैसे पकड़ा, क्योंकि लिखा तो आप ही ने है। जी सर, ये क्या हुआ था सर, जब पहला एपिसोड की शूट चल रही थी, बड़े ड्रामे होते हैं सर, अच्छी चीज बनने के पीछे बहुत सारी ड्रामे होते हैं, बहुत सारी मुश्किलात कहानियां पेश जुड़ी आती रहती हैं। हैं। सही हाँ। है। तो मैं ज्यादा उसमें डिटेल में न जाके मैं कहूंगा कि शिल्पा शिंदे जी जब ये किरदार निभा रही जी, जी। थी, तो उन्होंने कहा कि मनोज जी मुझे तकिया कलाम चाहिए। अच्छा। हाँ, तो मैंने कहा जी तकिया कलाम, तो तकिया कलाम बोले हाँ मुझे वो बिना तकिया कलाम के वो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। पता नहीं क्यों सर मेरे दिमाग में जो है ऐसे ही आ गया वो, कि मैंने कहा आप एक काम करिए, एक किरदार तो आपका है कि आप गलत अंग्रेजी बोलती हैं, ऑलरेडी वो हमने कर दिया था। मैंने कहा जैसे कोई आपको करेक्ट करेगा तो आप उसको बोलिए सही पकड़े हैं। तो उन्होंने कहा अरे ये भी कोई वो है क्या, उन्होंने शुरू में उस समय समझ में नहीं आया, जुड़ा नहीं वो। हाँ जी हाँ, जी हाँ। तो मैंने फिर फोन लगाया शशांक जी को, तो शशांक जी ने फोन उठाया, बोले हाँ। मैंने कहा सर जनाब एक तकिया कलाम है। बोले क्या? मैंने कहा वो ऐसे ऐसे उसको कोई करेक्ट करेगा तो वो कहेगी सही पकड़े हैं। तो मैंने कहा इसको देख लीजिए आपको कैसे बुलवाना है। उन्होंने उसको हेमा मालिनी के अंदाज में बुलवा लिया। हाँ। ऐसे बोलो, उनका दिमाग अपना लगाया उन्होंने। हाँ। सही पकड़े हैं। हाँ। तो इस तरह के मतलब जो है उन्होंने उस अंदाज तो एक्सेंट थोड़ा सा उस तरह का लेकर। तो वो सर जब ये कि 2-3 दिन हो गए, तो 2-3 दिन के बाद वो पूरे सेट पे फेमस हो गया, वो सही पकड़े हैं, सही पकड़े हैं। तो इस तरह से ये इसका काफी लोकप्रिय हुआ है। ये लोकप्रियता जो है कई बार कहते हैं कि थोड़ी ऊपर तक पहुंच जाती है, तो आपके कहाँ तक पहुंची है ये? क्योंकि निश्चित रूप से हर कैरेक्टर जो है, और वो पूरा का पूरा आपके द्वारा बनाए गए कैरेक्टर्स हैं सबके सब, हर कैरेक्टर, किसी भी एक कैरेक्टर की तारीफ का मतलब ये है कि आपकी तारीफ है। जी सर, निश्चित रूप से कृपा। तो जब ये इतना लोकप्रिय होना शुरू हुआ, लोकप्रिय हो गया, लोकप्रिय है, तो फिर इसने रेस्ट्रिक्ट तो नहीं कर दिया आपको, या फिर आप कैसा महसूस करते हैं ये बताइए। मैं भाभी जी के अलावा देखिए मेरे डिफरेंट शोज भी चलते रहे हैं, हालांकि वो उतने लंबे नहीं चले हैं लेकिन हिट रहे हैं। जैसे कि भाभी जी घर पे हैं के अलावा जीजा जी छत पर हैं, जी जी, वो बड़ा जबरदस्त शो रहा है मेरा। इसके अलावा मे आई कम इन मैडम, हाँ जी, वो भी बहुत जबरदस्त शो रहा है। हप्पू की उल्टन पलटन, जी हाँ, वो भी बहुत जबरदस्त शो। वो निकल कर इसी में से आया, उसी की शाखा है, उसी की एक शाखा है। है। हाँ। इससे पहले यस बॉस भी लिखा था। जी, तो मेरी कोशिश रहती है कि मैं कभी एक जगह टिक कर, मतलब मैं नहीं चाहता कि उसी स्टाइल में उसी अंदाज में काम करता रहूं। मैं थोड़ा कोशिश करता हूं कि अंदाज बदलते रहें वक्त के साथ साथ जो है। जी जी। तो मेरी राइटिंग में भी वैसे ही आने वाली चीजें हैं कुछ जो इससे बिल्कुल अलग मिलेंगी आपको, इससे एकदम भाभी जी से अलग कॉमेडी मिलेगी, आज की कॉमेडी। ये श्योर कर रहे हैं आप? हाँ, कि आने वाले दिनों में जो है आप एक अलग रूप में भी नजर आए। हाँ। और वैसे भी आप जो हैं, चूंकि एक राइटर हैं, अभिनेता भी आप हैं, हमने सुना है, और आपने कई नाटकों का मंचन भी किया है, और बड़े बड़े निर्देशकों के साथ भी काम किया है, और फिल्मों में भी काम किया है। कुछ बताएंगे? जी सर, मैंने थिएटर ज्वाइन किया था हबीब तनवीर साहब के साथ जी। तो मेरे मित्र हैं मिस्टर अनूप उपाध्याय, भाभी जी में वो डेविड चाचा का किरदार निभाते हैं, बड़ा फेमस, लंदन में टैक्सी चलाएगा, उनका बड़ा फेमस डायलॉग है। तो हबीब साहब जब 2005 में दोबारा से आगरा बाजार प्ले शुरू करने जा रहे थे, क्योंकि आगरा बाजार लास्ट उनका हुआ था 89 में, उसके बाद फिर बंद कर दिया गया था उन्होंने। फिर 2005 में पृथ्वी फेस्टिवल होता है बॉम्बे में, बड़ा फेमस थिएटर का, तो वो वहां पे आए हुए थे। तो उनको फकीर की तलाश थी। अब फकीर वहाँ की उनकी गजलें और नज्म वगैरह गाते हैं सब। मेरे दोस्त अनूप उपाध्याय पहले से उनके साथ जुड़े हुए थे, तो उन्होंने मेरा जिक्र किया कि भाई मेरा दोस्त है सर एक मनोज संतोषी, वो अच्छा गा लेता है, तो आप एक बार उसको सुन लीजिए, तो हो सकता है आपका फकीर वो हो जाए। तो जब मैंने गाया तो वो बड़े खुश हुए, तो उन्होंने मुझे आगरा बाजार में बतौर फकीर ले लिया। फिर मैंने उनकी नज्म और उनकी गजलें गाई, वो एक अलग तजुर्बा था सर। वो मैं जरूर आपको एक झलक सुनाना चाहूंगा। सुनाइए, बिल्कुल। नजीर अकबराबादी साहब की नज्मों का और गजलों का ताना बाना लेकर के उन्होंने आगरा बाजार लिखा था हबीब साहब ने, और उनकी एक बड़ा फेमस एक आदमी नामा करके एक नज्म है कि दुनिया में बादशाह है सो है वो भी आदमी, और मुफलिसो गदा है सो है वो भी आदमी, जरदारू बेनवा है सो है वो भी आदमी, नेमत जो खा रहा है सो है वो भी आदमी,
टुकड़े चबा रहा है सो है वो भी आदमी, और मुफलिस व गदा है सो है वो भी आदमी। क्या बात है। ये परफॉर्मेंस जब आपने दिया होगा तो निश्चित रूप से आगरा बाजार हबीब साहब ने उसे पूरी दुनिया में लोकप्रिय किया है। बिल्कुल सर, और पूरी दुनिया में हम लोगों ने इसके तकरीबन नहीं तो 15 साल से हम लोग इसको कर रहे हैं। उन्होंने मतलब जो है वो मुझे सिखाया और उन्होंने कहा कि किस पे आपको लफ्ज़ पे जोर देना है, तलफ़ुज़। मेरा चूँकि अलीगढ़ के पास ही मेरा गांव है। हाँ, उसके बारे में भी बात करेंगे। जी 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 जी। तो वहाँ करने वाला हूँ, तो उर्दू ज़बान से मेरा बड़ा करीबी रिश्ता रहा है, तो इस वजह से वो तलफ़ुज़ का कोई मसला नहीं था। तो हबीब साहब ने मुझे वो एक्सप्रेशंस के साथ कि इस तरह से इस पे एक्सप्रेशन देना है, इस पे ये करना है, इस पे जोर देना है, इस पे नहीं देना है, तो उस अंदाज में फिर वो गाया। आज भी लोग बड़े पसंद करते हैं। तो ये अभी भी आप कर रहे हैं इसे, और हबीब साहब ने तो इसे दुनिया भर में इस आगरा बाजार को बहुत ही मतलब लोकप्रिय किया, फेमस किया। जी सर, बिल्कुल मैं अभी भी कर रहा हूँ सर। हबीब साहब तो अब नहीं है इस दुनिया में, लेकिन हम उनके ग्रुप हैं। श्री रामचंद्र जी जो हैं उनके डायरेक्टर, मतलब वो संभालते हैं सारी चीजें। और भी सीनियर लोग हैं, हेमंत मिश्रा जी हैं, वामिक अब्बासी हैं, और अनूप रंजन पांडे हैं, मेरे मित्र अनूप उपाध्याय जी हैं। तो ये सब जो लोग हैं ये आज भी थिएटर को उसको संभाले हुए हैं। बड़ा अच्छा लगता है। समय कैसे निकालते हैं? आपके पास तो रोज का काम है और वो भी क्रिएटिव काम है, फिर उसके बाद आपको अगर बाहर जाना होता है इस नाटक को या अन्य नाटकों को लिखना होता है, तब कैसे करते हैं? नाटक लिखते हैं आप? नहीं सर, मैंने अभी तक तो कोशिश नहीं की। नहीं की। हाँ, हिंदी में राइटर्स की बहुत जरूरत है, आपको पता है। हाँ नाटकों के। जी, ऐसा मेरा मन तो करता है सर कि मैं लिखूं, तो देखिए अगर कभी ऐसा माने चाहा तो जरूर होगा। लेकिन आप जब चाहें तब हो सकता है। पूछिए क्या सर? आपकी पसंद का गाना हम प्ले करेंगे। बिल्कुल सर। एक गजल है, कभी किसी को मुकम्मिल जहाँ नहीं मिलता, कहीं जमीन तो कहीं आसमान नहीं मिलता। कभी किसी को मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता, कभी किसी को मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता, कहीं जमीन तो कहीं आसमान नहीं मिलता, कभी किसी को मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता। जिसे भी देखिए वो अपने आप में गुम है, जिसे भी देखिए वो अपने आप में गुम है। जुबान मिली है मगर हम जुबान नहीं जुबान मिली है मगर हम जुबान नहीं मिलता, कभी किसी को मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता। बुझा सका है भला कौन वक्त के शोले, बुझा सका है भला कौन वक्त के शोले। ये ऐसी आग है जिसमें धुआं नहीं मिलता,
ऐसी आग है जिसमें धुआं नहीं मिलता, कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता। कहीं ज़मीं तो कहीं आसमां नहीं मिलता, कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता। एक बार फिर श्रोताओं, आप सभी का स्वागत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेखक, अभिनेता, संगीत निर्देशक मनोज संतोषी जी। संतोष आपको है इस मुकाम पर पहुंचने के बाद? सर बेकरारी थी और बेकरारी है, रहेगी। हाँ वो रहेगी सर, क्योंकि मेरे ख्याल से अगर बेकरारी अगर खत्म हो गई तो फिर इंसान भी खत्म हो जाता है। हाँ, उसका क्रिएशन तो खत्म हो ही जाता है सर। और मैं चाहता हूँ कि ये बेकरारी तब जब तक जिंदा है तब तक रहे, क्योंकि यही हमारी रहे। तो आपने हमेशा जो लिखा है वो सीरियल्स के लिए लिखा है जी। आपको जो साथ भी मिला और जो मौका भी मिला वो टीवी के लिए, स्क्रीन के लिए मिला। बिल्कुल सर। तो आपने बड़े पर्दे के बारे में कभी सोचा नहीं, लिखा नहीं? बड़े पर्दे पर काम तो किया है आपने, उसके बारे में भी बताइए। हाँ, हर इंसान की ये ख्वाहिश होती है बिल्कुल कि वो फिल्में लिखे, और मैंने भी एक दो कम बजट की फिल्मों को कहेंगे तो ऐसे कोई स्टार उसमें ऐसे नहीं थे, तो 2-3 फिल्में लिखी मैंने, उनके संवाद लिखे हैं। लेकिन सीरियल में चूंकि मुझे एक होता है ना कि एक आपके पास में ना एक पूरी जमीन रहती है, जो बोना है बो दीजिए आप, और जब तक बोना है बोते रहिए आप। बोते रहिए आप। तो वो क्या है ना, उसमें एक लिमिटेशंस नहीं रहती। फिल्मों में बहुत सारी लिमिटेशंस रहती हैं। एक तो समय की रहती है सबसे पहले। बिल्कुल सर, 3 घंटे में आपको बहुत कुछ कह देना है सारी चीजें, तो मैं उसमें कोई दोष नहीं कर रहा हूँ। शायद मैं उस काबिल नहीं हूँ, या मैं अपने आप को काबिल बना लूं तब मैं शायद फिल्म को लिखूं। या हो सकता है कि आपने लिखा तो है, लिखा नहीं ऐसी बात नहीं है, उसकी कामयाबी नहीं मिली तो हो सकता है कि आपकी रुचि थोड़ी कम हो गई हो, और आपकी रुचि भी होनी चाहिए। बिल्कुल सर, ऐसा कह सकते हैं सर कि टेलीविजन ने ही इतना कुछ मुझे मतलब दिया हुआ है कि वो फिल्मों की तरफ झांकने का मुझे शायद उतना वक्त नहीं मिलता है। लेकिन अब जाके मैं कुछ चीजें कर रहा हूँ, फिल्म कर रहे हैं। हाँ, वो बताएंगे सर, मतलब अभी बताना तो कोई उसका फायदा नहीं होगा। हाँ, चीजें चलने लगेंगी तो फिर मैं वापस आकाशवाणी पे आके बताऊंगा। लिखने के साथ साथ आप तो एक संगीतकार भी हैं, तो आपने अपना जो टैलेंट है ये सीखा कैसे, कहाँ से, और उसका इस्तेमाल अभी क्या कर रहे हैं आप आज के इस दौर में? जी, एक गायक के रूप में तो आप आगरा बाजार में हैं ही। जी सर, वहां पर तो है, बाकी जो फिल्मी बाजार है यहाँ पर इसकी क्या वैल्यू है आपके संगीतकार की? पहले तो मैं ये कहूंगा सर कि मैं अपने आप को बिल्कुल संगीतकार तो नहीं कहना चाहूंगा, कॉम्पोजिशन कर लेता हूँ सारी चीजें। उसी को शायद संगीत कह सकते हैं आप सर, चूंकि इतने बड़े बड़े लोगों को देखा है, सुना है, तो फिर वो तुलनात्मक अध्ययन आप कर लेते हैं अपने आप में, इस वजह से आपको ये लग रहा है। लेकिन आप हैं तो कंपोजर ना सर? हाँ सर, वैसे मैंने काफी शोज वगैरह में टाइटल सॉन्ग्स किए हैं। मैं तो यही कहूंगा सर कि लिखते तो हम पहले भी थे, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं सर जो हो जाती हैं करते करते, इसलिए करना बहुत जरूरी है। करना जरूरी है सर। वो जो कोशिश कहते हैं कि अगर आप कोशिश करेंगे तो उसमें आगे चीजें बढ़ती जाती है। अगर आप थक कर हार कर छोड़ देंगे तो वो हासिल नहीं होती। और सर ये माध्यम एक ऐसा है, टेलीविजन हो, फिल्म हो, टीवी शोज हो, सीरियल हो, जैसे भाभी जी घर पे हैं सीरियल के बारे में मैं कह सकता हूँ कि अगर मैं सिर्फ अच्छा लिखता जी तो ही बात नहीं बनती। उसके लिए किरदार भी तो चाहिए, एक्टर भी बड़े कमाल के चाहिए, डायरेक्टर भी चाहिए। बिल्कुल। तो माँ की कृपा से जो है एक्टर हमें बड़े अच्छे मिले जो हमारी लाइनों के साथ निभा जा रहे थे। जो मेरे डायरेक्टर हैं शशांक बाली, उन्होंने उस चीज को जो है अच्छे से पेश किया, उसको अच्छे से निकलवाया, हमसे अच्छी चीजें निकलवाई उन्होंने, सलीके से, करीने से। तो ये सर एक टीम वर्क की तरह मैं कहूंगा इस पे। और हमारे प्रोड्यूसर, भाभी जी के जो प्रोड्यूसर्स हैं, उन्होंने हमें पूरी तरह से आजादी दी हुई है। आप पर यकीन किया है। आपसे गाना सुने या आपकी पसंद का गाना सुनवाएं? सर मेरी पसंद का गाना सुनवाएं। आप अपनी पसंद का गाना बताइए हमारे श्रोताओं के लिए। आशाओं के सावन में, उमंगों की बहार में, तुम मुझको ढूंढो मैं खो जाऊं प्यार में, आशाओं के सावन में। आशाओं के सावन में
जाऊं प्यार में, आशाओं के सावन में। सुर से ये जीवन संगीत बना, तेरी पायल छन की गीत बना। सुर से ये जीवन संगीत बना, तेरी पायल छन की गीत बना। छम छम घुंघरू गाते हैं, छम छम घुंघरू गाते हैं। आओ 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 तुम्हें हम पहनाते हैं, गीत रोते इन सांसों के हार में, आशाओं के सावन में, उमंगों की बहार में। तुम मुझको ढूंढो मैं खो जाऊं प्यार में। जलते अंगारों को छेड़ गई, रुत मन के तारों को छेड़ गई। जलते अंगारों को छेड़ गई, रुत मन के तारों को छेड़ गई। मन में दीप जले सरगम से, मन में दीप जले सरगम से, सात सुरों के इस संगम से। ये सपनों के फूल खिले संसार में, आशाओं के सावन में। यहाँ पर आज स्टूडियोज में विविध भारती के हमारे साथ में हैं मनोज संतोषी जी। मनोज संतोषी जी नाम जब हम प्रोनाउंस करते हैं तो ऐसा लगता है कि सलीम जावेद। सर इतना शर्मिंदा मत कीजिए। अच्छा, दो नाम लगते हैं कि मनोज एक है और संतोषी एक है। और नहीं, अगर जहां तक सफलता की बात है तो आपके सीरियल्स के कैरेक्टर भी उनकी फिल्मों के कैरेक्टर की तरह लोगों के जेहन में आज भी हैं, और सभी के सब जितने कैरेक्टर हैं सभी को लोग जानते हैं, पहचानते हैं। ये तो माँ की कृपा है, दादा गुरु लोग हैं, उनसे तो हमने बड़ा सीखा है। बिल्कुल, हम तो बच्चे हैं उनके सामने, तो हम उनके सामने बस खड़े भी नहीं हो सकते, बस इतना कहेंगे सर। ये तो आदर है, सम्मान है आपका। अच्छा, आप अपने बचपन के बारे में बताइए, कहाँ से आप बिलोंग करते हैं, कहाँ तक की आपने पढ़ाई की, और यहाँ तक के आने का जो सफर था वो तो आपने बता दिया है, आपने मूल जगह नहीं बताई कि आप हैं कहाँ से। जी, मेरा गाँव सर गंगा किनारे वाला हूँ मैं लड़का। मेरा गाँव का नाम है रामघाट, वो मेरी जन्मभूमि है, उसकी मिट्टी बड़ी पवित्र है। वहाँ मेरे पिताजी माताजी
के साथ वहाँ पे मैं रहा, बचपन मेरा वहीं गुजरा। लेकिन मेरी बड़ी बदनसीबी ये रही कि मेरे माता पिता जो है वो बचपन में ही चल बसे। फादर साहब तो बहुत छोटा था मैं जब चले गए, और मेरी माँ जो है वो मैं जब 10 साल का था तब वो चली गई। लेकिन उनके संस्कार मेरे अंदर थे, मेरे गाँव की मिट्टी की खुशबू मेरे अंदर थी, उनकी जबान, और वहाँ ब्रिज भाषा बोली जाती है। और जो गांव है मेरा रामघाट वो अलीगढ़ के बहुत नज़दीक है। अलीगढ़ से मेरा चूँकि बहुत ताल्लुक़ रहा, मेरे काफ़ी सारे दोस्त अलीगढ़ के रहे। और पढ़ाई लिखाई तो सर उतनी ज़्यादा मैं कहूँगा हकीकत बताऊँ तो नहीं हुई। मैंने ग्रेजुएशन नहीं किया, मैं बीच में ही पढ़ाई छोड़ करके मुझे कुछ हालात इस तरह के आ गए कि मुझे फिर बॉम्बे आना पड़ा। और बॉम्बे आने के बाद में फिर यहाँ ब्रदर के यहाँ रहा मेरे भाइयों के साथ। पहले तो उनके साथ ही काम में हाथ बटाया, मतलब उन्होंने कहा कि भाई यहाँ आप करें काम सारी चीज़ें। किसी ने मुझे थिएटर का चस्का लगा दिया, तो मुझे लगा कि थिएटर मेरे लिए बड़ा अच्छी चीज़ है, मैं देख लेता हूँ एक बार बॉम्बे में पहली बार। तो उन्होंने कहा मुझे कि आप थिएटर तो करेंगे लेकिन आपको पूरा वक्त देना पड़ेगा। तो मैं जॉब कर रहा था वहाँ से, मैंने कहा वहाँ छोड़ना पड़ेगा। मैं तो मैं क्या करता था, आधा टाइम जॉब करता था, आधा टाइम थिएटर करता था। तो ये बात भाई साहब को पता चल गई, तो उन्होंने कहा कि नहीं तुम बिगड़ जाओगे और ये सब चीज़ें, और हीरो नहीं बनना है इस लाइन में, और कोई सक्सेसफुल नहीं हुआ। उससे पहले हमारे बड़े भाई साहब भी ट्राई कर चुके थे, इसलिए उन्होंने सही बात। तो अब उसके बाद में बोले ये सब नहीं चलेगा। मैंने इस चीज का मतलब विरोध कर दिया, और जैसा बैठा हुआ था एक थैला, एक जोड़ी कपड़े लेके निकल लिया घर से। स्ट्रगल बस। तो लेकिन आप जो काम करते हैं हमारे श्रोताओं के लिए जानना बहुत जरूरी है। जैसे कि आपने कहा कि आपने ग्रेजुएशन नहीं किया, बावजूद इसके आप आज के दौर में पढ़ने लिखने वाली चीज से जुड़े हुए हैं, आप एक लेखक हैं जी। तो इस बारे में क्या कहेंगे आपके, कैसे आपने फिर अपने आप को डेवलप किया, जब आपकी पढ़ाई में रुचि रही हो या ना रही हो या कोई ऐसी परिस्थितियां बनी हो, लेकिन आपने फिर अपने आप को जो है एक लेखक के रूप में स्थापित कर लिया, तो ये तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है एक तरह से। ये सर बिल्कुल, ये एकेडमिक जरूर आप कंप्लीट नहीं कर पाए, पूरा नहीं कर पाए, लेकिन आपने एक लेखक के रूप में अपनी पहचान तो पूरी दुनिया में बना ली। ये सर माँ की कृपा है वो। और मैं ये कहूंगा सर, मुझे स्टडी का बड़ा शौक रहा, पढ़ने का। मैंने शायरों को पढ़ा, मैंने लेखकों को पढ़ा, बड़े बड़े व्यंगकारों को पढ़ा मैंने, और पढ़ने का इतना शुरुआत में शौक था। और थिएटर से चूंकि जुड़ा हुआ था तो थिएटर की बुक्स वगैरह काफ़ी पढ़ी मैंने, थिएटर देखे मैंने, अच्छे थिएटर देखने में मुझे बड़ा मज़ा आता था। और जब मैं अशोक पटोले जी के साथ जब जुड़ गया जी, तो अशोक पटोले जी क्या करते थे, खाली वक्त में जैसे हमारे पास काम नहीं होता था तो वो खुद मराठी थे, तो उनके मराठी के बड़े बड़े लेखक PL देशपांडे, आचार्य अत्रे, इनको वो ट्रांसलेट करवाते थे। तो वो चीज़ें मेरे जहन में डलती गई और आप काम करते रहे ना। मैं करता रहा जी। और एक मुश्ताक अहमद यूसुफी साहब हैं, व्यंगकार हैं, उनको मैंने काफ़ी सुना। मेरे एक मित्र हैं, बड़े उर्दू के पढ़ने वाले शख्सियत हैं, वो किताबें लेके आते थे वहाँ से, तो वो लेके सुनाते थे हमें कि ये सुनो यार, यहाँ पे हरिशंकर परसाई हैं तो वहाँ ये हैं। तो मुश्ताक अहमद यूसुफी साहब बहुत बड़े राइटर थे, और उस वक्त सर टीवी पर भी मुश्ताक अहमद यूसुफी के कई सारे प्रोग्राम्स आते थे, वो मैं देखता था। उमर शरीफ साहब जी जी, उनके ड्रामे टीवी पे आते थे, वो भी देखते थे हम, उससे भी मुतासिर हुए। तो बहुत सारी चीजें, वो अभिनय में भी आपके काम आई और आपके जीवन में भी जो है उसने बहुत गहरा और प्रभावशाली असर छोड़ा। बिल्कुल सर। और वरना अगर स्टडी की बात करूँ, पढ़ाई लिखाई की बात करूँ, तो मेरे पास जो सब्जेक्ट था वो था बायोलॉजी, और काम आप आर्ट का कर रहे हैं जी, तो उसका दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं था। तो अगर मैं पढ़ भी लेता तो शायद कंपाउंडर बन जाता। अच्छा, अब हम ये जानना चाहते हैं आने वाले दिनों में आपकी क्या योजनाएं हैं, क्या करना चाहते हैं, अपने परिवार के बारे में बताइए। जी बिल्कुल सर, मेरे परिवार में सब हैं, मेरा बच्चा है, सब पूरी फैमिली है। इसके अलावा सर मैं जो है अभी कुछ काम कर रहा हूँ, हम और शशांक जी और हमारे प्रोड्यूसर संजय कोहली साहब, हम लोग मिलकर के कुछ एक नई चीज पेश करेंगे। अभी देखिए वक्त आने वाले दिनों के लिए आपने एक सस्पेंस छोड़ के रखा है। अगले एपिसोड में क्या होगा, जब आपसे हमारी मुलाकात होगी तब क्या होगा। तो जरूर एक नई और मुलाकात होगी आपकी, एक और सक्सेस के साथ होगी, और कई सक्सेस के साथ होगी आपकी। आपने जो यहाँ पर समय दिया, बहुत अच्छी अच्छी बातें हमारे साथ की, हमारे श्रोताओं का आपने मनोरंजन इस तरह से तो नहीं किया, लेकिन मानसिक स्तर पर निश्चित रूप से उन्हें तैयार किया कि जो कुछ आप बनना चाहते हैं, करना चाहते हैं, अगर उसमें लगातार आप लगे रहेंगे तो सफलता आपको मिलेगी। सफलता के साथ साथ खुशी भी मिलेगी, और खुशी हमारे श्रोताओं को एक बात से और मिलती है, और वो होती है गानों को सुनने से। तो एक और गाना चलते चलते आप अपनी पसंद का बताइए, जिससे हम अपने मुझे एक गाना और पसंद है, ये क्या जगह है दोस्तों, ये कौन सा दयार है,
ये हदे निगाह तक हदे यहाँ निगाह। गुबार ही गुबार ही है, गुबार। उमराव जान का गाना। बिल्कुल। ये क्या जगह है दोस्तों, ये क्या जगह है दोस्तों, ये कौन सा दयाल है, ये कौन सा दयाल है। हदे निगाह तक जहाँ, हदे निगाह तक जहाँ, गुबार ही गुबार है, गुबार ही गुबार है। ये क्या जगह है दोस्तों। ये किस मकाम पर हयात, ये किस मकाम पर हयात, मुझको लेके आ गई, मुझको लेके आ गई। ना बस खुशी पे है जहाँ, ना बस खुशी पे है जहाँ, ना हम पे इख्तियार है, ना हम पे इख्तियार है। ये क्या जगह है दोस्तों, ये कौन सा दयाल है, ये कौन सा दयाल तमाम उम्र का हिसाब, तमाम उम्र का हिसाब मांगती है जिंदगी, मांगती है जिंदगी। ये मेरा दिल कहे तो क्या, ये मेरा दिल कहे तो क्या, कि खुद से शर्मसार है, कि खुद से शर्मसार है। ये क्या जगह है दोस्तों, ये कौन सा दयाल है। एक बार फिर विदा लेने के पहले मनोज संतोषी जी, हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आपने जो समय दिया इसके लिए, अपनी बातें हमारे और हमारे श्रोताओं के साथ की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। स्वागत है सर, बहुत तहे दिल से। और साथ ही साथ आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि इतने बड़े मंच पर मुझे अपनी बात रखने का आपने मौका दिया। अपनी गिनती जो है उन्हीं लोगों में करने लगूंगा कि भाई मैं भी तो जाके आया हूं आकाशवाणी में, तो मेरे लिए बहुत बड़े फक्र की बात है, वरना मेरी हैसियत कुछ भी नहीं सर। बहुत धन्यवाद सर। मेरे गीतों में मेरी कहानियां है। आज के मेहमान इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे लेखक और संगीतकार मनोज संतोषी से जी श्याम की ये बातचीत। छोटी सी कहानी से, बारिशों के पानी से, सारे वादे भर गई। रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिंदल। ना जाने क्यों
कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। आज के मेहमान।